कल दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया। तो सामाजिक आंदोलन वह गतिविधि है जिसमें बहुत सारे लोग सामाजिक परिवर्तन लाने या किसी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकजुट एवं सक्रिय होते हैं। सामाजिक आंदोलन वह गतिविधि, फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, क्या था? एक सार्वजनिक गतिविधि थी या एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें बहुत सारे लोग सामाजिक परिवर्तन लाने या किसी सामाजिक लक्ष्य, क्या था? भारत को करप्शन मुक्त करना, ये उनका सामाजिक लक्ष्य था। पूर्ति के लिए एकजुट एवं सक्रिय होते हैं। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन में 3 तत्व होते हैं। पहला, एक तो उनका सामान्य प्रयोजन होगा, कोई जनरल कॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले मूवमेंट को देख लें तो क्या था उसका आंदोलन का मेन कॉज क्या था? भारत को करप्शन फ्री करना है। फिर सामाजिक परिवर्तन लाना चाह रहे थे और उसके माध्यम से उन्होंने सामूहिक कार्यवाही की, धरना प्रदर्शन किया और एक प्रकार से जनमानस को तैयार करने का प्रयास किया और सरकार को कहीं न कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य किया। सामाजिक आंदोलन शब्दावली का प्रथम प्रयोग 1850 में जर्मन समाजशास्त्री लॉरेंज वान स्टीन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच सोशल मूवमेंट 1789 टू द प्रेजेंट में किया। 1660 के बाद नव सामाजिक आंदोलन शब्दावली ज्यादा लोकप्रिय हो गई। तो न्यू सोशल मूवमेंट ऐसे सामाजिक आंदोलन हैं जो मानव जीवन में फैले हुए अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों में उभर कर सामने आए। हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब आई थिंक यूनिट 4 को पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी न्यू सोशल मूवमेंट की। तो बेसिकली जो ओल्ड सोशल मूवमेंट है ये मार्क्सिस्ट प्रवृत्ति के थे, ये रोटी कपड़े मकान की बात किया करते थे, बेसिक जो हमारी नीड्स है उनको फुलफिलमेंट करने की बात किया करते। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट है इनको पोस्ट मटेरियलिस्ट जो सोसाइटी है उसके संदर्भ में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण रहेंगे, जेंडर के जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे, हमें एक प्रकार से टेररिज्म से मुक्ति चाहिए, हमें स्वच्छ वायु स्वच्छ जल चाहिए। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं या इस प्रकार के मुद्दों पर जो आंदोलन होते हैं न्यू सोशल मूवमेंट कहा जाता है। कि अब रोटी कपड़े मकान की बात नहीं हो रही है, उससे आगे बढ़कर क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो बात होने लगती है तो न्यू सोशल मूवमेंट की बात हम लोग करते हैं। ये आंदोलन राजनीतिक जीवन के साधारण लेन देन से बाहर कार्य करते हैं। इन आंदोलनों का ध्येय वितरण की समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि मानव जीवन गुणवत्ता, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ को उन्नत करना है। उदाहरण के लिए नारी अधिकार आंदोलन, पंजाबी आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, शांति आंदोलन, तो ये कैसे हैं? ये पोस्ट मटेरियलिस्ट या न्यू सोशल मूवमेंट के तहत इनको कहा जा सकता है। हेबरमास ने नव सामाजिक आंदोलनों को मौन क्रांति यानी साइलेंट रिवोल्यूशन कहा है क्योंकि इसने अतीत से नाता तोड़ लिया है। अब यह ऋणात्मक भौतिकता एवं वर्गीयता की बजाय गरिमा, मान्यता, गुणवत्ता, उत्तर भौतिकता, भागीदारी एवं व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार पर बल देती। जहाँ पुराने आंदोलन वर्गीय आंदोलन थे, वहीं जो नई राजनीति ज्यादा विस्तृत दायरे में होती है। लेख लाओ एवं माओफे इस राजनीति को डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म, लोकतांत्रिक बहुलवाद कहते हैं। परंपरागत सामाजिक आंदोलन यानी क्लासिकल सोशल मूवमेंट वर्ग विभेद यानी वही क्लास डिफ्रेंसिएशन था, वर्ग शोषण समाप्ति से जुड़े हुए थे। इन आंदोलनों में सामंतवाद विरोधी आंदोलन व पूंजीवाद विरोधी जो आंदोलन थे प्रमुख थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों में मुख्यतः कामगार वर्ग के आंदोलन शामिल थे। इनकी उत्पत्ति औद्योगिकरण की वजह से हुई थी और कार्ल मार्क्स ने इन्हें नवीन रूप दिया था। 1960 के दशक और उसके बाद वर्ग विशेष के आंदोलनों की धार कुंद हो गई, उसकी जगह बहुवर्गीय आंदोलन उभरने लगे, जैसे शांति आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन। तो यहाँ पर अक्रॉस द लाइन जाके चीजें लोगों को प्रभावित करने का काम किया जाता है। नारी आंदोलन से मानवाधिकार आंदोलन, तो मानवाधिकार आंदोलन से कोई एक खास वर्ग नहीं जुड़ेगा। अगर जैसे ओल्ड सोशल मूवमेंट थे तो अगर रोटी कपड़ा मकान के लिए आंदोलन हो रहे हैं, मार्क्सिस्ट आंदोलन है, तो केवल मजदूर वर्ग जुड़ेगा, जो मजदूर होंगे वही जुड़ेंगे। लेकिन अगर मानवाधिकार से संबंधित आंदोलन होंगे तो यहाँ पर हर व्यक्ति जुड़ने का, इवन जो पूंजीपति हैं वो भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। दलित आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, तो ये सब नवीन सामाजिक आंदोलन के उदाहरण है। नवीन सामाजिक आंदोलन नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं, जबकि पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों या दबाव समूह से जुड़े होते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट किसी एक वर्ग से नहीं बल्कि बहुत से वर्गों को अपने अंदर समेटे रहते हैं। पुराने सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित थे, तभी सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते थे। सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण का वर्गीय आधार नहीं है। सामाजिक जो नव सामाजिक आंदोलन है या न्यू सोशल मूवमेंट है उनका कोई वर्गीय आधार नहीं है। ये गैर आर्थिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरणीय आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। एम.एस. राव ने सामाजिक आंदोलन के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी सामाजिक आंदोलन, ये सत्ता के विरुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए नक्सलवादी आंदोलन। रिफॉर्मेटिव, सामाजिक समस्याओं का संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से धीरे धीरे सुधार के माध्यम से एक प्रकार से
आंदोलन करते हैं तो ये आर्य समाज या ब्रह्म समाज के आंदोलन कहे जा सकते हैं। उपचारवादी आंदोलन, करेक्टिव या मुक्तिवादी रिडेम्पटिव आंदोलन, तो ये किसी व्यक्ति विशेष या समस्या विशेष पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए केरल में गुरु नारायण के नेतृत्व में इजवाहा समुदाय द्वारा सामाजिक प्रथाओं को बदलना। तो उपचारवादी यानी करेक्टिव, कि आप जो कोई समस्या है उसको करेक्ट करिए, के आंदोलन के संदर्भ में ये आंदोलन चलाए जाते हैं। अल्टरनेटिव मूवमेंट, तो ये संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए विकल्प स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए नारीवादी आंदोलन, तो ये वैकल्पिक है। चार कौन कौन से हैं? रिवोल्यूशनरी, रिफॉर्मेटिव, करेक्टिव एंड अल्टरनेटिव। कौन बताता है? MS ए राव बताते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलनों पर मुख्य पुस्तकें, पहली सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1980 में आती है, घनश्याम शाह की है। घनश्याम शाह सामाजिक आंदोलनों को सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शन के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर नेक्स्ट पुस्तक है स्टेट अगेन डेमोक्रेसी, 1988 में आती है, रजनी कोठारी की है। रजनी कोठारी सामाजिक आंदोलनों को गैर दलीय राजनीतिक व्यवस्था, नॉन पार्टी पोलिटिकल सिस्टम कहते हैं। इंडिया साइलेंट रिवोल्यूशन, राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्रिस्टोफी जॉफिलॉट की है। और ये मौन क्रांति साइलेंट रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इंडिया साइलेंट रिवोल्यूशन, राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स। रीइन्वेंटिंग रिवोल्यूशन कोलन न्यू सोशल मूवमेंट एंड सोशलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया, ये गैल ऑम्बेट की पुस्तक है। ये प्रमुख दलित विचारक हैं गैल ऑम्बेट। न्यू सोशल मूवमेंट एंड सोशलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया। रजनी कोठारी के अनुसार 1970 के दशक में भारत में सामाजिक आंदोलनों की भरमार का कारण जनता में संसदीय लोकतंत्र के प्रति बढ़ता अविश्वास था। कोठारी के अनुसार भारत में लोकतंत्र बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के कारण आम लोगों के लिए एक तमाशा बन गया है। लोगों में असंतोष का निराशा व्याप्त है, इसलिए सामाजिक आंदोलन ही इसके लिए आशा की एकमात्र किरण है। कोठारी का तर्क है कि राज्य की संस्थाओं पर अब जात वर्ग का प्रभुत्व हो गया है। राजनीतिक दल अब गरीबों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का प्रतिनिधित्व करने लगे, अतः आंदोलन होते हैं। गेल ऑम्बेट की पुस्तक है रीइन्वेंटिंग रिवोल्यूशन में सामाजिक असमानता और संसाधन वितरण में असमानता को सामाजिक आंदोलनों का कारण मानते हैं। तो कहीं न कहीं जो सामाजिक असमानता है और संसाधन जो वितरण है उनमें असमानता, इसी कारण सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं। गेल ऑम्बेट ऐसा मानते हैं। फिर AR देसाई के अनुसार भारतीय संसदीय लोकतंत्र जनता के यथार्थ अधिकारों को विस्तृत करने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ है, इसलिए सामाजिक आंदोलनों का महत्व निर्विवाद है। रुडोल्फ का कहना है कि भारत में संगठित श्रमिक वर्ग अत्यंत छोटा समूह है, अतः यहाँ वर्गीय राजनीति, क्लास पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति एक केंद्रवादी राजनीति है और जो जाति के अंतर्गत घूमती है, केंद्रवादी राजनीति। मजदूर नेता, तो दलोपंत ठेंगड़ी, भारतीय मजदूर संघ BJP से रिलेटेड है। दत्ता सामंत, AK राय, शंकर गुहा नियोगी, BB गिरी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज फर्नांडिस, इला भट्ट आदि प्रसिद्ध मजदूर नेता रहे। तो भारतीय मजदूर संघ BJP से एफिलिएटेड एक प्रकार का मजदूर संगठन है। भारत में नवीन सामाजिक आंदोलन, तो दलित आंदोलन महत्वपूर्ण रहे हैं। विद्या द्वारा चलाया गया हस्तशोधक समाज जो आंदोलन था, महाराष्ट्र में था बेसिकली। ये एक प्रकार से ब्रिटिशों के पहले का आंदोलन था, ये ब्रिटिश काल के आंदोलन थे। ये भी रामास्वामी नायकर अर्थात पेरियार द्वारा आत्मसम्मान का आंदोलन 1935 में चलाया गया था। ब्राह्मण 1925 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। फिर बायकॉम सत्याग्रह ये 1927-28 में चलाया गया अम्बेडकर जी द्वारा, अम्बेडकर एवं पेरियार द्वारा केरल में, और ये बायकॉम सत्याग्रह था। फिर महार आंदोलन ये अम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था। फिर नेक्स्ट है आदि धर्म आंदोलन, पंजाब में मंगू राम एवं उत्तर प्रदेश में अछूतानंद द्वारा, उनके अनुसार दलित आदि धर्मी है। सतनामी आंदोलन ये छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में दलितों का आंदोलन था। ये आदि धर्म आंदोलन पंजाब में था। महार आंदोलन महाराष्ट्र में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें महत्वपूर्ण लीडर थे। जाटव आंदोलन ये यूपी में हुआ, बेसिकली आगरा में। दलित पैंथर्स, तो यह आंदोलन 1960 के दशक में अमेरिका में चले ब्लैक पैंथर्स आंदोलन से प्रभावित था। यह मुख्यतः महाराष्ट्र में दलित युवाओं का आंदोलन था। 1972 में यह आंदोलन मुंबई से नामदेव ढसाल एवं राजा ढाल ने शुरू किया था। इस आंदोलन में दलित साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी साहित्य द्वारा जागरूकता। यह अम्बेडकर व मार्क्स से प्रभावित था। कांशीराम, इन्होंने बामसेफ, DS4 व बसपा द्वारा दलित नेता का दलित चेतना का एक प्रकार से विकास किया। अम्बेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। गेल एम्बेट ने भाजपा गठन का अध्ययन किया। गेल एम्बेट ने अपनी पुस्तक जो उनकी पुस्तक रीइन्वेंटिंग रिवोल्यूशन में सामाजिक असमानता एवं संसाधनों के असमान वितरण को सामाजिक आंदोलन का प्रमुख कारण बताया है। कृषक आंदोलन, तो कृषक आंदोलनों को AR देसाई ने दो भागों में बांटा। पहला
पीजेंट मूवमेंट और दूसरा है एग्रेरियन मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट ये अपने बेसिक काल में यानी स्वतंत्रता पूर्व के आंदोलन कहे जाते हैं, और एग्रेरियन मूवमेंट ये स्वतंत्रता बाद के आंदोलन है। गे लॉम्बेट कृषक आंदोलनों को पुराने व नए आंदोलनों में बांटते हैं। फिर किसान आंदोलनों का अध्ययन करने में उपाश्रित उपागम यानी सबाल्टर्न अप्रोच मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये सबाल्टर्न अप्रोच किसने दिया था? ग्रामसी ने सर्वप्रथम इसकी चर्चा की थी, याद रखिएगा। जहाँ पर हम लोग डिप्रेस्ड क्लास हैं या जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं उनकी जब चर्चा करते हैं तो सबाल्टर्न अप्रोच आ जाती है। 1970 दशक में पंजाब, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु में जो किसान आंदोलन हुए हैं ये नए आंदोलन कहलाते हैं। ये आंदोलन कृषकों यानी पेजेंट ठेका काश्तकार के बजाय किसानों के आंदोलन थे, जो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सस्ते डीएपी, यूरिया, डीजल ऋणों से छूट एवं अच्छी कीमत मांग रहे थे। फिर किसान आंदोलन हम का वर्गीकरण देख लेते हैं। कृषक आंदोलन का वर्गीकरण संतापुर बंगाल में नील उत्पादकों का संघर्ष हुआ था 1858-59 में, 1859 से 62 के बीच में बंगाल में नील उत्पादकों का संघर्ष। फिर पबना विद्रोह 1870 में हुआ था, कहाँ? बंगाल में पबना विद्रोह। दक्कन का विद्रोह 1870 से 80 के बीच में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 से 41 के बीच में राजस्थान में चला था। चंपारण किसान आंदोलन तो ये 1917 में बिहार में हुआ था, गांधी जी ने इसको लीड किया था। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश में हुआ। मोपला किसान आंदोलन 1920-21 में मालाबार रीजन में केरल में हुआ। बारदोली किसान आंदोलन 1928 में गुजरात में हुआ। इसमें सरदार पटेल महत्वपूर्ण भूमिका में थे और यहीं से उनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। फिर पुनापरा बायलार संघर्ष 1940 में होता है त्रावणकोर केरल में। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच में था। तेभागा आंदोलन 1946 से 1951-52 तक चला, पंजाब में था ये, पश्चिम बंगाल में बेसिकली था ये। तो यह बेसिकली सशस्त्र एवं हिंसक आंदोलन था जो साम्यवाद से प्रभावित था। सीपीआई इसके समर्थक थे। भूमि स्वामियों के खिलाफ 2/3 हिस्सा प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन था और इसी से प्रेरित था नक्सलवादी आंदोलन। तेलंगाना और तेभागा आंदोलन तो 40 के दशक में आज़ादी की पूर्व संध्या पर तेलंगाना एवं तेभागा नामक दो जुझारू किसान आंदोलन उभरे, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में प्रतिमानमूलक भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में भूमि सुधारों की जरूरत पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारी उन्मूलन किया गया और भूमि हदबंदी कानून लाया गया। तेलंगाना की प्रतिक्रिया में ही नोवा भाभा के नेतृत्व में गांधीवादियों द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। दोनों संघर्षों का बिगुल 1946 में बजा। तेलंगाना का सशस्त्र किसान विद्रोह तो 1946 से 51 के बीच यह आंदोलन मुख्यतः 2 चरणों में गुजरा। पहले दौर में किसानों ने स्थानीय जमींदारों और उनके साथ देने वाली जो निजाम की सरकार है, सरकारी मशीनरी और रजाकारों के नाम से गठित फौजी संगठन की दमनकारी कार्रवाइयों का प्रतिरोध किया, और दूसरे दौर में नेहरू सरकार द्वारा भेजी गई फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1946 में नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव से संघर्ष शुरू हुआ। तो भारतीय कम्युनिस्टों ने इसका मतलब यह निकाला कि गैर समाजवादी देशों में स्थानीय पूंजीवाद अपना राष्ट्रीय चरित्र खोकर साम्राज्यवाद के साथ चला गया है, इसलिए उन्होंने भारत की आज़ादी को फर्जी करार दिया। इससे भी आगे बढ़कर भाकपा इसी नतीजे पर पहुंची कि अर्ध सामंती एवं अर्ध पूंजीवादी होने के बजाय भारत में पूंजीवाद का पर्याप्त विकास हो चुका है, इसलिए लोकतांत्रिक यानी कम्युनिस्ट शब्दावली में जनवादी और समाजवादी क्रांति अलग अलग संपन्न करने के बजाय एक साथ जन विद्रोह की रणनीति अपनानी चाहिए। 1948 में हुई पार्टी कांग्रेस ने यही कार्य दिशा अख्तियार की, जिसे रणदीवे लाइन के नाम से जाना जाता है। रणदीवे लाइन के नाम से जाना जाता है। फरवरी मार्च में कांग्रेस हुई और मई में तेलंगाना का नेतृत्व कर रहे आंध्र के कम्युनिस्टों ने इस लाइन का विरोध कर दिया। वे आंध्रा थीसिस लेकर सामने आए, जिसके आधार पर माओ द्वारा विकसित नव जनवाद का सिद्धांत यानी सर्वहारा की तानाशाही की बजाय जनवादी क्रांति में दिलचस्पी रखने वाले वर्गों की मिलीजुली तानाशाही था। इसमें दावा किया गया था कि भारतीय क्रांति का रास्ता रूस के मुताबिक नहीं बल्कि चीन के मुताबिक होगा, यानी हर जगह एक साथ किए गए हथियारबंद जन विद्रोह के बजाय किसानों की छापामार लड़ाई के जरिए एक दीर्घकालिक लोक युद्ध चलाया जाएगा। आंध्रा थीसिस ने इस जनवादी क्रांति के लिए एक ऐसे मोर्चे की तजवीज़ को बनाया, इसमें गरीब भूमिहीन किसानों के साथ धनी किसान और छोटे पूंजीपतियों का समर्थन उठाया जाना था। जिस समय पार्टी में रणदीवे लाइन और आंध्रा थीसिस के बीच यह बहस चल रही थी, नेहरू सरकार ने निजाम की रियासत को भारत में मिलाने के लिए फौज का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे
पुलिस कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। उधर ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव एवं सोवियत हस्तक्षेप के कारण भाकपा 1951 तक तेलंगाना के संघर्ष को वापस लेने की स्थिति में आ चुकी थी। पार्टी ने हिंसक रास्ता छोड़ने का ऐलान किया, छापामारों से हथियार डलवाए गए और 1952 के चुनाव में भागीदारी की। तेभागा किसान आंदोलन तो अविभाजित बंगाल के बटाईदार किसानों यानी बंगाल के लगभग छोटे भूस्वामी और बर्गरदार के जुझारू आंदोलन की प्रमुख मांग पैदावार के 3 भाग अपने पास रखने और जमींदार यानी बंगाल के अंदर मौजूददार को केवल 1/3 हिस्सा देने की थी। उत्तर पश्चिम दिनाजपुर के अटवारी गांव से संघर्ष की शुरुआत हुई, जहां बर्गदारों ने धान की फसल काटी और उसे जोतदार को देने के बजाय खुद अपने पास रख लिया। दिनाजपुर, रंगपुर और जलपाईगुड़ी में किसान नेता के तौर पर युवा चारू मजूमदार ने भी इस विद्रोह में जमकर हिस्सा लिया। आंदोलन से मजबूत होकर बंगाल की सरकार बर्गदार बिल्लाई, इसमें 1/3 की मांग मान ली गई, यानी कि 2/3 हिस्सा कौन रखेंगे, किसान रखेंगे और 1/3 हिस्सा जमींदारों को दिया जाएगा। तेलंगाना और तेभागा के बीच समानता यह थी कि उनके गर्भ में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान विकसित हुए किसान राजनीति के गांधीवादी तौर तरीकों से हटते हुए आर्म्ड एग्रेरियन रिवॉल्यूशन का परिप्रेक्ष्य निकला। स्वतंत्रता के बाद 1950 से 80 तक आंदोलन हुआ, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण रहा, तो श्रीकाकुलम का आंदोलन ही आंध्र प्रदेश में। तो श्रीकाकुलम इलाके में गिरिजनों ने जमींदार के खिलाफ संगठित मुहिम छेड़ दी। तो यह विश्लेषण इस बात का सबूत था कि आज़ादी के बाद खेतिहर ढांचे में आया परिवर्तन गरीब भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के हितों की हिफाजत करने में नाकाम साबित हुआ था। यही थी वह जमीन जिस पर 60 के दशक में नक्सलवाड़ी विद्रोह और श्रीकाकुलम का किसान संघर्ष खड़ा हुआ। ये दो आंदोलन किसान असंतोष की घटनाओं से इस मायने में अलग थे कि उनके शीर्ष पर ग्रामीण सर्वहारा के नेतृत्व में कृषक क्रांति का परिप्रेक्ष्य था। इनकी बागडोर उन कम्युनिस्टों के हाथों में थी जो तेलंगाना और तेभागा की राजनीतिक वसाहत के पैरोकार थे और जिन्होंने क्रांति के सोवियत रास्ते को नहीं बल्कि चीनी रास्ते को अपनाना मंजूर किया था। इन आंदोलनों पर हरित क्रांति एवं उपज मूल्य का प्रभाव था, वहीं यह शोषण के खिलाफ भी था आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन, तो इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में नक्सलवाड़ी गांव में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से हुई। सीपीआईएम ने इसका समर्थन किया था। इसके नेता थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल एवं जंगम संथाल। आज यह आंदोलन नक्सलवाद के रूप में पशुपति से तिरुपति तक के आदिवासी बहुल इलाकों में फैल चुका है। यह तेभागा आंदोलन से प्रेरित था। मार्क्सवाद लेनिनवाद में माओ के विचारों का समावेशन करके हथियारबंद कृषि क्रांति के जरिए इलाकावार सत्ता दखल करते हुए भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने के कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम नक्सलवाद है। आज़ादी मिलने के बाद भारतीय राज्य की वैधता और संप्रभुता को सबसे बड़ी चुनौती देने वाला यह आंदोलन विचारधारा और संगठनिक बुनावट के लिहाज से बेहद पेचीदा। इसके विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है या बांट कर समझा जा सकता है। पहले चरण की शुरुआत 1967 में उत्तर बंगाल की तराई में स्थित नक्सलवाड़ी इलाके के आदिवासी किसानों द्वारा स्थानीय जमींदारों और सरकार के खिलाफ किए गए सशस्त्र विद्रोह से हुई। यह दौर 1972 तक चला। इस दौरान इसका नेतृत्व मुख्य तौर पर चारू मजूमदार की अगुवाई वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के हाथों में रहा। चीन में हुई सांस्कृतिक क्रांति और लिन प्याओ द्वारा दिए गए लोक युद्ध के नारे से प्रभावित चारू मजूमदार ने 1965 से 1966 के बीच 8 दस्तावेज लिखकर पार्टी की कतारों के बीच वितरित किए। 1972 में चारू मजूमदार कलकत्ता के एक मकान से बीमार हालत में गिरफ्तार हुए। लगातार पूछताछ के कारण उनकी हालत खराब होती चली गई और इलाज के अभाव में उनकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। 1973 तक सरकारी दमन एवं आपसी मतभेदों से नक्सलवादी आंदोलन का यह दौर समाप्त हो गया। नक्सलवादी आंदोलन ने दूसरे चरण में कई संगठनों की मौजूदगी के कारण प्रवेश किया। आपस में घनघोर मतभेदों के बावजूद धीरे धीरे नक्सलवाद में 2 धाराओं की प्रधानता होती चली गई। एक के शीर्ष पर भाकपा माले का लिबरेशन के नाम से मशहूर गुट था, दूसरे की अगुवाई पीपल्स वार नामक संगठन के हाथों में थी। तो एक के शीर्ष पर कौन था? भाकपा माले का लिबरेशन के नाम से मशहूर हुई और दूसरे की अगुवाई पीपल्स वार नामक संगठन के हाथों में थी। पीपल्स वार ने धीरे धीरे समान विचार वाले संगठनों के साथ एकता के प्रयास किए। 90 के दशक में उसने माओवादी, कम्युनिस्ट केंद्र और पार्टी यूनिटी जैसे
नक्सली संगठनों के साथ मिलकर भाकपा माओवादी का गठन कर दिया। नक्सलवादी आंदोलन से निकला यह हिस्सा इस समय माओवाद के नाम से आदिवासी क्षेत्रों में हथियारबंद क्रांति का प्रयास कर रहा है। माओवाद नक्सली आंदोलन के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है। शाहदा आंदोलन 1960 के दशक में धुलिया जिला महाराष्ट्र में हुआ। यह जनजाति की महिलाओं ने भूमि स्वामियों के विरुद्ध चलाया था। तो किसान संगठन जिन्होंने 1970 व 1980 के दशक में किसान हितों को सख्त आवाज दी। तो भारतीय किसान यूनियन बकीयू, ये महेंद्र सिंह टिकैत एवं राकेश टिकैत द्वारा लीड किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा बकीयू सेम नेम से पंजाब में भी है, भूपेंद्र सिंह मान का। शेतकारी संगठन शरद जोशी से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में शरद जोशी ने इंडिया वर्सेस भारत का कॉन्सेप्ट दिया था। कर्नाटक राज्य रैयत संघ, ये HS रुद्रप्पा कर्नाटक के हैं, के नेतृत्व में चला। मजदूर किसान शक्ति संगठन अरुणा राय, निखिल डे का है। हिंद किसान सभा, ये समाजवादी पार्टी का है, हिंद किसान सभा। वैश्वीकरण के युग में किसान आंदोलन 1981 के बाद। सिंगूर व नंदीग्राम आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ, टाटा के नैनो कार कारखाने के खिलाफ। भट्टा पारसौल उत्तर प्रदेश में हुआ, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ। पोस्को विरोधी आंदोलन उड़ीसा में हुआ। जंतर मंतर किसान आंदोलन नई दिल्ली, तमिल किसान आंदोलन था ये बेसिकली। जातीय आंदोलन तो EV रामास्वामी नाइकर यानी पेरियार का द्रविड़ आंदोलन, यह भाषा, द्रविड़ संस्कृति और जाति पर आधारित था। पंजाब का अकाली एवं खालिस्तान आंदोलन यह क्षेत्रीय धार्मिक एवं आर्थिक मुद्दों पर था। जम्मू कश्मीर का जनजातीय आंदोलन यह क्षेत्रीय धार्मिक एवं आर्थिक मुद्दों पर था। नागा जनजाति का आंदोलन नेता जप्पू जी फीजो थे। अलग सांस्कृतिक पहचान पर आधारित आंदोलन था। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का आंदोलन, मेघालय की खासी जयंती एवं गारो जनजातियों के आंदोलन और बोडोलैंड आंदोलन ये असम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय आंदोलन। तो ये 1970 के दशक का वास्तव में पर्यावरणीय दशक था। 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था महत्वपूर्ण था। खिजड़ी आंदोलन बेसिकली 1730 में हुआ था जोधपुर में। चिपको आंदोलन 1973 से दसौली गांव उत्तराखंड से रिलेटेड है ये। शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी, फिर गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे जुड़े। एक महत्वपूर्ण अहिंसात्मक पर्यावरणीय आंदोलन था। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर ही वंदना शिवा ने पारिस्थितिकी नारीवाद का विकास किया, यानी इकोलॉजिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। चिपको आंदोलन पर रामचंद्र गुहा की पुस्तक है अनक्वाइट बूट्स। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, आज का उत्तराखंड के चमोली जिले में जंगल कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। पेड़ों को कटने या गिरने से बचाने के लिए आंदोलनकारी पेड़ों से चिपक जाते थे। आंदोलन की शुरुआत 1973 की एक सुबह तब हुई जब चमोली के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की एक खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के लिए पहुंचे। आरंभ में ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वृक्ष ना काटें, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तो ग्रामीणों ने काटे जा रहे जो वृक्ष थे उनका घेराव कर दिया और उनसे लिपट गए। चिपको आंदोलन को मुख्यतः महिला आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। अदम्य साहसी स्त्रियों की भागीदारी वाला यह पर्यावरणीय आंदोलन स्त्रियों के नैतिक सरोकार एवं पर्यावरणीय दृष्टि का परिचायक था। 1988 में भारतीय भौतिक शास्त्री एवं पर्यावरणीय अनुसंधानकर्ता वंदना शिवा ने अपनी कृति स्टेइंग अलाइव: वुमेन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन इंडिया की रचना की। चिपको आंदोलन के इतिहास की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा कि नारी शक्ति को उभारने एवं उनमें पर्यावरणीय सरोकारों को जगाने में कई घटनाओं एवं व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चिपको आंदोलन ये पश्चिमी घाट कर्नाटक से रिलेटेड है। 1983 में इसके नेता पांडुरंग हेगड़े थे। चिल्का झील आंदोलन ये उड़ीसा में था 1992 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 से MP एवं उड़ीसा में चलाया जा रहा है, मेधा पाटकर द्वारा सरदार सरोवर बांध के विरोध में। फिर साइलेंट वैली आंदोलन ये 1973 में आता है, केरल में सुगाथा कुमारी एवं सलीम अली द्वारा चलाया जाता है। बांध विरोधी आंदोलन तो टिहरी बांध विरोधी आंदोलन उत्तराखंड से रिलेटेड है। सरदार सरोवर बांध विरोधी आंदोलन गुजरात से रिलेटेड है। खनन विरोधी आंदोलन तो बालको परियोजना वेदांता की है, उड़ीसा में, इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। पोस्को स्टील प्लांट का विरोध उड़ीसा में से है ये। और तूतीकोरिन में स्टरलाइट इंडस्ट्री का विरोध ये तमिलनाडु में है। गंगा मुक्ति मोर्चा बिहार से रिलेटेड है। माधव गाडगिल एवं रामचंद्र गुहा की पुस्तक द फिशर्ड लैंड: एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के पर्यावरणीय आंदोलनों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया गया। प्रमुख पर्यावरणवादी हैं तो गौरा देवी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पाटकर हैं, बाबा आमटे हैं, वंदना शिवा हैं, प्रताप चटर्जी हैं।
नेक्स्ट है प्रमुख राजनीतिक सामाजिक आंदोलन। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड में 2-3 गांव से हुई थी। इस आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी थी। पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के सवाल पर यह आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिर महिलाओं ने यहाँ शराबखोरी के खिलाफ भी आवाजें उठाई थी। चिपको आंदोलन का विश्लेषण पारिस्थितिकी नारीवाद परिप्रेक्ष्य में भी किया जाता है, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट में किया जाता है। तो यह कहा गया है कि पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं और जीवन का रक्षण करने में स्त्रियों की विशिष्ट भूमिका रही है, क्योंकि नेचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित, अगर नेचुरल हैजार्ड होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होती है? महिलाएं होती हैं। इसलिए और महिलाओं के अंदर जो केयर, एथिक्स एंड केयर की जो भावना होती है, वो नेचर के साथ ये एक प्रकार से तालमेल बिठाने का काम भी करती है। तो एक प्रकार से जो महिलाएं हैं नेचर के खिलाफ, नेचर से ज़्यादा करीब होती हैं पुरुषों के बनस्पत। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, बासवानंद नौटियाल, हयात सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे जागरूक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। यह मुद्दा सर्वप्रथम एक सहकारी संगठन दसौली ग्राम स्वराज संघ से उठाया था। दसौली ग्राम स्वराज संघ ने उठाया था। इस आंदोलन के फलस्वरूप ही केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया। नेक्स्ट है नक्सलवादी आंदोलन। तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कैडर के लोग कर रहे थे। नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1970 में नक्सलवादी सीपीआईएम से अलग हो गए और उन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी। बाद में इसके नेता कानून सल्यान बन गए। तो नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब एवं भूमिहीन किसानों को दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। उस वक्त कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोधक नजरबंदी समेत कई बड़े कदम उठाए, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन रुक नहीं सका। बाद के सालों में यह देश के अन्य भागों में भी फैल गया। नक्सलवादी आंदोलन अब कई दलों एवं संगठनों में बढ़ चुका है। इन दलों में से कुछ जैसे सीपीआई, एमएल लिबरेशन खुली लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी करते हैं। फिलहाल 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर बहुत पिछड़े इलाके हैं और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है। इन इलाकों में बटाई या पट्टे पर खेती बाड़ी करने वाले या छोटे किसान उपज में हिस्से, पट्टे की सुनिश्चित अवधि या उचित मजदूरी जैसे अपने बुनियादी हकों के लिए भी वंचित हैं। जबरिया मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण भी इन इलाकों में आम बात है। इन स्थितियों से नक्सलवादी आंदोलन में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने नक्सलवादी आंदोलनों से निपटने के लिए कई कदम उठाए। मानवाधिकार समूहों ने सरकार के इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि नक्सलवादियों से निपटने के क्रम में संवैधानिक मानकों का उल्लंघन कर रही। नक्सलवादी हिंसा एवं नक्सल विरोधी सरकारी कार्रवाई में हजारों लोग अपनी जान गंवा हुए हैं। तो कोलेटरल डैमेज होता है। तो जो लोग नक्सली नहीं भी हैं या उनसे नहीं भी जुड़े हुए हैं, फिर भी शक के बिना पर उनको एक प्रकार से मार दिया जाता है, या फिर वो बीच बचाव में आ जाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। बात ये है जो नक्सली हैं, ये उनका एक प्रकार से उनके पीछे छुपकर उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, तो निर्दोष लोग मारे जाते हैं। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जनवरी 1974 में स्टार्ट हुआ। तो 1974 की जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत, आर्थिक संकट एवं उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में मध्यम वर्ग, छात्र और बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी थीं। इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यह कांग्रेस विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन के कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ गया था। हरिन पाठक जैसे नेता इस आंदोलन से निकले। नव निर्माण युवक समिति की इस आंदोलन में भूमिका प्रमुख रही थी। नव निर्माण युवक समिति की इस आंदोलन में भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो बिहार का छात्र आंदोलन या टोटल रिवोल्यूशन वाला जो आंदोलन था जेपी के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 को होता है। तो
1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, आंदोलन अहिंसक रहेगा, है ना, और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया और राष्ट्रव्यापी हो गया। इस आंदोलन से जेपी ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन बनाया, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। जेपी ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन का आह्वान किया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। यह आंदोलन नागरिकों की समस्याओं को लेकर शुरू हुआ था, जिसके मुख्य मुद्दे थे शैक्षणिक स्तर में गिरावट, महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता, खाद्यान्न का अभाव, भ्रष्टाचार और राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण। इस आंदोलन में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन से ही लालू यादव, शरद यादव, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे नेता राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। सेव साइलेंट वैली आंदोलन, यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था। आजाद भारत का यह पहला बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के बरसावन साइलेंट वैली को बचाने के लिए चलाया गया था। केरल के प्रभावी नेता करुणाचरण और सांसद बीएस विजयराघवन वहां एक वन वैली बिजली परियोजना के तहत संयंत्र लगाने के पक्ष में थे। इस जंगल को बचाने के लिए जन आंदोलन चलाया गया, जिसे सेव साइलेंट वैली आंदोलन कहा गया। सलीम अली जैसे जंतु विशेषज्ञों ने आंदोलन में हाथ बटाया। केरल शास्त्र साहित्य परिषद की इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। केरल शास्त्र साहित्य परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस आंदोलन में। जंगल बचाओ आंदोलन, इसकी शुरुआत बिहार में 1980 में हुई थी। बाद में यह आंदोलन झारखंड व उड़ीसा तक फैल गया था। 1980 में सरकार ने बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की और इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसे जंगल बचाओ आंदोलन कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले एवं 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर एवं मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। आंदोलनकर्ता कहते थे कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। मेधा पाटकर इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। जन लोकपाल बिल आंदोलन, तो एंटी करप्शन आंदोलन, ये वर्ष 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जन लोकपाल बिल के लिए भूख हड़ताल शुरू की। इसके समर्थन में पूरा देश एकजुट हुआ। इसी आंदोलन की बदौलत नरेंद्र मोदी ने सत्ता कांग्रेस से हथिया ली थी। तो 1900 और 2014 में जो चुनाव हुए थे उस पर इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा बीजेपी को सत्ता में लाने का। इसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि सशक्त जन लोकपाल विधेयक अभी भी अधूरा प्रोजेक्ट है। तो इसमें केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो एंटी करप्शन का मुद्दा था आज भी मुद्दा बना हुआ है। और जो जन लोकपाल बिल था वो आज भी एक सशक्त है, तो जन लोकपाल बिल तो है लेकिन सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं, तो ये थोड़ा समस्या है। फिर निर्भया आंदोलन, तो 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए एक गैंग रेप के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया। इसे निर्भया आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन सोशल मीडिया की देन था। इस आंदोलन के बाद पूरे देश की विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर विभिन्न कदम उठाए। सरकार ने निर्भया फंड भी बनाया। महिलाओं के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। तो निर्भया आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा और जो इनके अपराधी थे उनको फांसी की सजा दे दी गई है। अब तो उनको मृत्युदंड दे दिया गया है। हालांकि एक अपराधी बच गया है और चूंकि वो नाबालिग था इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। और उसके बाद से ही जो एक प्रकार से एडल्ट की जो एज है उसको 18 से घटाकर 16 कर दी गई है। तो परिवर्तन हुए हैं भारतीय कानून में भी। लेकिन अब चूंकि भारत में सिस्टम है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, मतलब कि आप क्रिमिनल केसेस में किसी को पूर्ववर्ती तिथि से कानून लागू करके उसको सजा नहीं दे सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में तो कर सकते हैं लेकिन क्रिमिनल केसेस में नहीं कर सकते हैं। इसका फायदा उस अपराधी को मिला था। चलिए दलित पैंथर मूवमेंट को देखते हैं। तो महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं दलित पैंथर नामक एक संगठन बनाया। यह संगठन जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में दलितों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज मुखर कर रहा था।
आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक भेदभाव का अंत करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। दलित पैंथर प्रभु संस्कृति की निंदा करता था। आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर ने चुनावी समझौते किए, उनमें कई विभाजन भी हुए और यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन बामसेफ ने दलित पैंथर की अवनीति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। बामसेफ से ही भाजपा का बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ था। इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे तो नामदेव ढेसाल, राजा धरे, अरुण कांबले, राधे लाल बौद्ध। भारतीय किसान यूनियन और आंदोलन। तो 80 के दशक में कृषक वर्ग सरकार के प्रति असंतोष पैदा हुआ कृषक वर्ग में। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 20,000 किसान इकट्ठा हुए। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। इस धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। एक किसानों का बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का था। इसके नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। भारतीय किसान यूनियन गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने आदि की मांग महत्वपूर्ण थी। इसमें ऐसी मांगें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई थी, जिसमें महाराष्ट्र का सहकारी संगठन भी प्रमुख था। ताड़ी विरोधी आंदोलन। यह आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1990 से 92 में हुआ। यह महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। यह लड़ाई शराब माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इसकी मुख्य मांग थी शराबबंदी। मुख्यतः यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के तुवरगंता गांव से शुरू हुआ था। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का एक हिस्सा बन गया। इस आंदोलन में लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानूनों की मांग भी की गई। सूचना के अधिकार का कानून। तो नेक्स्ट है सूचना के अधिकार का आंदोलन। सूचना के अधिकार का आंदोलन सामाजिक आंदोलनों की सफलता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को लेकर सफल हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और उसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील राजसमंद जिला में सबसे पहले उठाई गई थी। उस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध करवाने को कहा। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों एवं सामूहिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हुआ है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई। पहले 1994 में और फिर 1996 में मजदूर किसान संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव के कारण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च नीतियों एवं लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना दे जानी होती थी। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्यवाही का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ। यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हुई। 12 अक्टूबर 2005 को यह प्रभावी हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अरुणा राय और निखिल डे ने किया था। अरुणा राय और निखिल डे ने। इस मजदूर किसान शक्ति संगठन के कारण ही सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट और शासन में जवाबदेही जैसी प्रक्रियाएं आरंभ हुई थी। बंगाल में 1946-47 में तेभागा आंदोलन चला। तो आंध्र का तेलंगाना किसान आंदोलन, गुजरात में 1950 के दशक में पारदी सत्याग्रह, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन बिरसा मुंडा का द्वारा चलाया गया, उलगुलान आंदोलन, राजस्थान में भगत आंदोलन, महाराष्ट्र में शाहदा आंदोलन, असम का अहोम आंदोलन और 2006 में
पश्चिम बंगाल में सिंगूर आंदोलन भी प्रमुख राजनीतिक सामाजिक आंदोलन थे। तुरंत भारत के श्रमिक आंदोलन, तो स्वतंत्रता के बाद श्रमिकों की ऊंची आशाएं धूमिल हो गईं। बेहतर मजदूरी एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्मुख सुधार न के बराबर हुए। तीन केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों का जन्म हुआ। कांग्रेस पार्टी द्वारा आरंभ की गई भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस, इसे इंटक कहा गया, इसका जन्म 1947 में हुआ। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी ने हिंद मजदूर सभा यानी HMS की स्थापना की। 1947 में कुछ उग्र उन्मूलनवादियों ने संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस यूटेक बनाई। 1964 के बाद जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ तो यूटेक में फूट पड़ी और 1970 में भारतीय श्रमिक संघ केंद्र CUT का जन्म हुआ, जो भाकपा एवं माकपा से संबंधित था। भाजपा से संबद्ध किसान संगठन का नाम है भारतीय मजदूर संघ। इन श्रमिक संगठनों ने मजदूरों की मांगें मनवाने के लिए कई आंदोलन किए। इन आंदोलनों का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्गों के लोगों ने किया। जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद के कालों में गोंडों एवं भीलों के बीच राजनीतिक स्थिरता हेतु संसाधनों के अव्यक्त के प्रयास हुए। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए एक विज्ञापन पत्र में राजा नरेश सिंह जैसे गोंड नेताओं ने छत्तीसगढ़ तथा रेवा क्षेत्र में विदर्भ के निकटवर्ती जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में से काट कर निकाले गए मार्क्सवादी आदिवासियों हेतु एक पृथक राज्य की मांग की। 19 मई 1963 को नारायण सिंह उकी गोंडवाना आदिवासी सेवा मंडल के प्रधान ने गोंड एवं छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में विदर्भ के निकटवर्ती जिलों के अन्य जनजातीय क्षेत्रों को सम्मिलित कर गोंडवाना राज्य के निर्माण की मांग की थी। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय नेताओं ने अनेक राजनीतिक आंदोलन किए, इसमें नागा आंदोलन प्रमुख था। कर्नाटक का दलित आंदोलन, इसे दासंस कहा जाता है, तो कर्नाटक में दलितों ने 1973 में दलित संघर्ष समिति दसंस नामक संगठन बनाया। इसने जाति व वर्ग आधारित मुद्दे लिए और शोषित वर्गों के विभिन्न गुटों का एक गठजोड़ बनाया। 1974 और 1984 के दौरान इसने कृषि श्रमिकों के पारिश्रमिक, देवदासी में आरक्षण से संबंधित मुद्दे भी उठाए। इसने दलितों की समस्या पर विचार विमर्श के लिए अध्ययन समूह भी बनाए। बामसेफ और DS4 संगठन, 90 के दशक में देश के विभिन्न राज्यों में दलित संगठनों का उद्भव हुआ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा सबसे महत्वपूर्ण थी। बसपा का उदय भारत में दलित पहचान एवं राजनीति का प्रभावी अभिलक्षण है। बसपा की स्थापना उनके अध्यक्ष कांशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को की गई थी। 14 अप्रैल 1984। अब इनकी नेता मायावती जी हैं। बसपा बनने से पहले कांशीराम ने दलितों के 2 संगठन बनाए, यानी बामसेफ यानी अखिल भारतीय पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारी का संघ, और एक बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन तथा DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष के झंडे तले ये लामबंद किया गया दलितों को। ये दोनों दलित मध्यम वर्गों की लामबंदी पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन थे, जिन्होंने राजनीतिक दल बसपा को जन्म दिया। बसपा दलितों की राजनीति में सहायक रही, लेकिन यह बहुजन समाज की एकता को कायम रखने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई। फिर ताना भगत आंदोलन, तो यह 9 दशक पुराना आंदोलन है। यह आंदोलन बिहार में हुआ। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक चतरा भगत थे। यह आदिवासियों का आंदोलन था। वर्ष 2020 में यह आंदोलन झारखंड में अपने अधिकारों को लेकर फिर से सक्रिय हुआ। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में इस आंदोलन से जुड़े नेता भूमि लगान माफ करने, गौरक्षा एवं गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। एक ही आंदोलन, तो एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मात्र कुंडिया ग्राम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। इस आंदोलन को भोमट भेल आंदोलन भी कहते हैं। मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जागृति लाने हेतु बनवासी संघ की स्थापना की तथा मेड़वार पुकार नामक ग्रंथ भी लिखा। जन आंदोलन इसलिए किए जाते हैं ताकि आम आदमी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित न रहे। आंदोलन संगठित सत्ता तंत्र द्वारा शोषण एवं अन्याय किए जाने के बोध से उनके खिलाफ पैदा हुआ संगठित संघर्ष होता। शाहीन बाग आंदोलन 2019 में हुआ। नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर मुस्लिम महिलाओं द्वारा यह आंदोलन था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ 2022 में। चलिए यहाँ से हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।